जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन का जो ऑफिशियल सिलेबस है उस सिलेबस पर साथियों भारी पड़ेगी आज की ये वीडियो। मैं कहूंगा साथियों उस ऑफिशियल सिलेबस को पूरी तरीके से कवर अप किया गया है इन प्रश्नों के माध्यम से। मैं कहूंगा अगर आप साथियों इन शुरू के 40 सवालों को देख लेते जो कि विज्ञान के हैं, और मैं कहूंगा पूरी विज्ञान के सबसे टॉप लेवल के 40 सवाल यहां पर होंगे। उसके बाद साथियों 10 सवाल करंट अफेयर के, आपको भी पता है कि 40 सवाल साइंस के आपके एग्जाम में आएंगे और 10 सवाल करंट अफेयर के आएंगे। उसके अलावा साथियों उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को देखेंगे। यानी कि आज की वीडियो साथियों एक कंप्लीट वीडियो है। मैं कहूंगा परीक्षा से जस्ट पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा। तो साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल है करके एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगता है। यानी कि एक बस है वो चल रही है, उस बस वाला चालक क्या करता है साथियों एकदम से ब्रेक लगा देता है, तो सवारियां जो है ना वो आगे की ओर झुक जाती है। ये किस नियम का पालन करता है? तो मैं कहूंगा ये तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज यानी कि जलयान पानी पर तैरता है। तो ये किस सिद्धांत? वैसे तो देखा जाए तो हल्की चीज है तो वो पानी पर तैरना चाहिए, लेकिन एक लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, लेकिन जो भारी है जहाज वो तैरता रहता है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि ये सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो मैं कहूंगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। ये बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो मैं कहूंगा कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौधे अपने पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? तो कहां से प्राप्त करते हैं? मैं कहूंगा साथियों मिट्टी से प्राप्त करते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए घाव का अध्ययन साथियों इसको क्या कहा जाता है? ये आपको बताने। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रोमेटोलॉजी की यानी कि घाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। साथियों अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इसमें आपको साथियों 699 वाला अभी सिर्फ 395 रुपए में मिलेगा, और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TS10 तो आपको 12% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये सेल साथियों 13 दिसंबर और 14 दिसंबर तक के लिए है। उसके बाद साथियों प्राइस आपका बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको साथियों क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। जो आपका एग्जाम है आरआरबी टेक्नीशियन का, इसके आपको साथियों PYQ मिल जाएंगे और साथियों मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा उसके बाद जो भी आपका एग्जाम है जैसे कि SSC GD हो गया, ठीक है, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे के जितने एग्जाम है सभी के साथियों आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपको PYQ मिल जाएंगे। उसके अलावा साथियों जितने SSC के एग्जाम्स हैं, जितने रेलवे के एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है सभी के आपको PYQ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर एक शब्द आपको एग्जाम में दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि मैस्टिकेशन ये क्या होता है? मैस्टिकेशन की जब हम बात करते हैं जब कोई चीज चबाई जाती है यानी कि चबाने के कार्य को क्या कहा जाता है? मैस्टिकेशन कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके रक्त क्या है? रक्त अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है या उदासीन है? तो मैं कहूंगा रक्त साथियों ये क्षारीय है। क्या है रक्त? रक्त क्षारीय है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहां पर अगर बात करें, अगर आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम को वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए अंतिम समय पर, अंतिम मौके पर साथियों कुछ PDF तैयार करवाई गई है। जैसे कि पहली PDF, दूसरी PDF, तीसरी 3 PDF दूंगा, और इन 3 PDF में से साथियों कुछ नहीं आपका 60% पेपर साथियों फंसेगा। पहली PDF आपको जो दी जाएगी वो आरआरबी टेक्नीशियन के 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिसमें मैथ होगी, जिसमें रीजनिंग होगी, जिसमें GS होगी। उसके अलावा साथियों आपको आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस बनते हैं ना वो आपको दिए जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो साथियों आपको दिए जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपको PDF दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में। मैं कहूंगा
डिस्क्रिप्शन में साथियों इसका लिंक है, क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक है आरआरबी टेक्नीशियन पीडीएफ का, वहां से जाकर आप इस पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। और आप हमारी एप्लीकेशन से जाकर भी साथियों इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, वहां पर अपना नंबर वगैरह डालोगे तो आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन की पीडीएफ वाला जो है ना वो ओपन हो जाएगा। वहां पर साथियों वहां से आप ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं अपने पेमेंट को कटवा कर, ठीक है ना। चलिए, और अगर कोई दिक्कत आए तो साथियों आपको इस नंबर पर क्या करना है, मैसेज करना है। तो इस नंबर पर साथियों व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है। तो सर्वग्राही साथियों मैं कहूंगा ए बी जो है ना साथियों, ये सर्वग्राही रक्त समूह कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि ऊर्जा का सिक्का यानी कि कॉइन ऑफ एनर्जी कहलाया जाता है। तो किसको कहा जाता है, एटीपी को। क्या एटीपी की जब हम बात करते हैं साथियों, एटीपी को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं। तो मैं कहूंगा अग्न्याशय के द्वारा साथियों निर्मित होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है। तो कितना प्रतिशत किया गया है, मैं कहूंगा 7% किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो एस्कॉर्बिक एसिड की जब हम बात करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्या, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल है या एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद देखिए, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा 99%। तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 99% की अगर बात करें तो हमारे शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित है, तो 99% है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B12 को इंगित करता है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कोबालामिन की अगर बात करते हैं तो साथियों ये विटामिन B12 का एक तरीके से क्या है, रासायनिक नाम है। थायमिन की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, आपको मालूम होना चाहिए। और पायरिडॉक्सिन की बात करें तो ये विटामिन B6 का है और ये विटामिन B12 का हो जाएगा। और नियासिन की अगर बात करें तो ये विटामिन B3 का नाम है। सबसे ज्यादा आपसे ये पूछा जाता है जो ये क्वेश्चन है, और ये वाला आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, पायरिया इनमें से किसका रोग है, मुझे बताइए। तो पायरिया की अगर बात करें, मसूड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है पायरिया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, यानी कि जिस किसी को अल्जाइमर नाम का रोग हो जाता है तो उसका कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, मैं कहूंगा उसके मस्तिष्क पर असर पड़ता है। मस्तिष्क जो है ना ये साथियों प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। तो रिकेट्स की अगर बात करें तो ये तो साथियों विटामिन डी की कमी से होता है। क्या विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी की कमी से साथियों स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विटामिन के की जब हम बात करते हैं तो इसमें साथियों विटामिन के की से रक्त नहीं जम पाता है। क्या रक्त नहीं जम पाता। और विटामिन ए की अगर बात करें तो रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। क्या रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और आंसर यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए। कह रहे कि गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है। तो किसकी बात चल रही, मैं कहूंगा जीवाणु आपका राइट आंसर होगा। यानी कि अगर हूबहू आपके सवाल में ये सवाल आ जाए, मतलब एग्जाम में ये सवाल आ जाए, तो जवाब मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप लोग देख लीजिए। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई, तो मैं कहूंगा साथियों लुईस पाश्चर के द्वारा ही एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की जो खोज की वो लुईस पाश्चर के द्वारा ही तो की गई थी। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा, यानी कि जब मलेरिया हो जाता है तो मनुष्य का जो अंग है एक तरीके से तिल्ली और लाल रक्त कोशिकाएं ये प्रभावित होती हैं, इसलिए राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। तो साथियों उसका नाम क्या है, यूट्रिकुलेरिया उसका नाम है। यूट्रिकुलेरिया पौधा जो होता है ना साथियों, ये पौधा क्या करता है, जो इसके आसपास कीड़े होते हैं ना, ये उनको अपना भोजन बना लेता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसको बताइए कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थापित किया गया है। तो ये साथियों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया। कहां पर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पुणे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, अगर आपसे पूछा जाए तो 1932 में की गई थी। कब,
1932 में की गई थी साथियों। ये आप सभी लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर साथियों याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर साथियों नए हैं और चाहते हैं कि इस बार आरआरबी टेक्नीशियन में आप अपने एग्जाम को क्रैक करें और बहुत आसानी से क्रैक करें, तो मैं कहूंगा चैनल पर जो लिखा हुआ है ना सब्सक्राइब, उसको साथियों दबा दीजिए। और जो भी साथियों कंटेंट आपको दिया जाए उस कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अपने एग्जाम में साथियों चले जाइएगा। मेरा मानना है कि एग्जाम आप बहुत आसानी से पास कर डालेंगे। चलिए अब बात करते हैं पदार्थ के इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम है। तो पदार्थ की इनमें से कौन सी अवस्था का घनत्व न्यूनतम है, मैं कहूंगा साथियों गैसीय अवस्था का घनत्व न्यूनतम है। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है। तो फलों को असमय पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जल्दी फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जाएगा ये सवाल आपके एग्जाम में। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका इस्तेमाल साथियों कार बैटरी में किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों ऑक्सीजन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दहन के लिए ऑक्सीजन गैस जो है ना वो आवश्यक है। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की अगर बात करें साथियों किसने दिए हैं, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो एम फैराडे के द्वारा। क्या साथियों, एम फैराडे के द्वारा ही इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए गए हैं। उसके बाद देखिए इनमें से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, फटाफट आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करते हैं अवतल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अवतल जो लेंस होते हैं ना, इनका प्रयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। तो इसके तारत्व की अगर बात करें यानी कि आवृत्ति की अगर बात करें तो साथियों ध्वनि तरंग की क्या ये जो आवृत्ति होती है ना, ये इसके तारत्व को तय करती है। ये आपको यहां पर याद रखना है। साथियों देखिए 40 क्वेश्चन तो होंगे आपके साइंस के, विज्ञान के। उसके अलावा 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, उसके बाद रीजनिंग होगी और मैथ होगी। यानी कि कंप्लीट चीज साथियों मैं आपके लिए लाया हूं। एक पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर आपके लिए लाया हूं, जिस मॉडल पेपर को देखकर आप अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, मुझे बताइए। तो अगर 100 हर्ट्ज तक की साथियों आवृत्ति की ध्वनि है तो यह मनुष्य के द्वारा श्रव्य होगी, यानी कि सुनने लायक होगी। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग की दिखाई देती है। तो वो साथियों काले रंग की दिखाई देगी। किस रंग की दिखाई देगी, वो काले रंग की दिखाई देगी। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या इसमें वृद्धि होती है, या ये अप्रभावित होता है, या पहले घटता है और फिर वृद्धि होती है। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों, क्योंकि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। उसके बाद देखिए, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहां पर गिरेगी। तो वो गेंद यात्री के हाथों में गिरेगी, यात्री के सामने गिरेगी, यात्री के पीछे गिरेगी। रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। देखिए आपकी रेलगाड़ी चल रही है और आपने कोई बॉल कुदाई तो वो कहां पर, वो आपके हाथों में ही गिरेगी। यानी कि वो यात्री की हाथों में ही साथियों गेंद गिरेगी। ये आपको याद रखना है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए अगर आपसे यहां पर साथियों पूछा जाए शक्ति का यूनिट क्या होता है तो शक्ति का यूनिट साथियों वॉट होता है। क्या अगर आपसे पूछा जाए शक्ति का यूनिट क्या होता है तो शक्ति का यूनिट वॉट होता है। और अगर हम लोग साथियों बात करें कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। क्या साथियों, अगर आपसे पूछा जाए क्या कि विद्युत विभव का, क्या साथियों विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, क्या अगर आपसे पूछा जाए साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो कैंडेला होता है। और बिजली के करंट का एसआई यूनिट अगर आपसे पूछे तो एम्पियर आपको बता देना है। क्या साथियों, एम्पियर आपको बता देना है। अगला देखिए पास्कल इकाई है तो पास्कल साथियों ये आर्द्रता की इकाई है नहीं, ये तो दाब की इकाई है। किसकी इकाई है साथियों, ये दाब की इकाई है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली
चमकीली में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो साथियों क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? मैं कहूंगा इसमें स्थितिज ऊर्जा है, नहीं गतिज ऊर्जा भी नहीं है, इसमें रासायनिक ऊर्जा है। यानी कि अगर ये डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में आए, मैं कहूंगा आए, और ये आपका राइट आंसर हो गया। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। तो माचिस की डिब्बी की सतह से, ठीक है, जब माचिस की तीली टकराती है, इसको जलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली, ठीक है, लौ, यहां पर लौ लिखा है, ठीक है, चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। देखिए एक ढालू, मान लीजिए एक ढालदार साथियों रोड है, इस पर जब आप पत्थर फेंकोगे तो वो ज्यादा आसान है, ना कि एक चढ़ाई वाली जगह पर पत्थर को ऊपर ले जाना ज्यादा आसान है। ये ज्यादा आसान है। तो ये क्यों आसान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम है। बिल्कुल, पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य है ना, वो कम है, ठीक है। तो ये आपका, मुझे तो लग रहा है यही आंसर है। उसके बाद देखिए दोनों में किया गया कार्य समान होगा, नहीं, ठीक है, इसमें कम कोई कार्य नहीं है, मतलब कम कार्य है, इसमें ज्यादा कार्य होगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल है, ये भी नहीं होगा। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान है। मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें कार की, अगर बात करें तो कार साथियों क्या है? कार एक अदिश राशि है। क्या है साथियों? कार एक अदिश राशि है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा भी साथियों एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। और उसके अलावा ये स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। लेकिन अगर बात करते हैं बल की, त्वरण की, तो ये साथियों सदिश राशियां होती हैं। बल है, त्वरण है, ये कैसी राशियां होती है? सदिश राशियां होती हैं। तो मैं कहूंगा इसमें सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला है, और यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है, बताइए। तो शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछे तो जूल बटे सेकंड आपको बताना है कि यह शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट साथियों करंट अफेयर के सवालों को यहां पर देख लीजिए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है, बताइए। तो किसने किया है साथियों? शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो साथियों कौन करेगा, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों अपना भारत करेगा। क्या अपना भारत करेगा तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी? निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो मैं कहूंगा थाईलैंड ने यह काम किया, यानी कि थाईलैंड ने संवैधानिक अदालत से प्रधानमंत्री के पद को बर्खास्त कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो कहां पर साथियों इन्होंने ये बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? मैं कहूंगा महाराष्ट्र में किया है। कहां पर किया है? महाराष्ट्र में किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बबीता चौहान, और बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार के लिए किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किसको अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? मैं कहूंगा भरत शेष को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, मुझे बताइए। तो साथियों ये काम उत्तर प्रदेश ने किया, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? तो किस देश के साथ साथियों किया है? मैं कहूंगा फ्रांस देश के साथ किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कहां अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित हुआ है? तो ये कानून साथियों पंजाब में पारित हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये काम साथियों किसने किया है? मैं कहूंगा ये काम मालदीव ने किया है, यानी कि मालदीव देश ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ।
तो अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और साथियों मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो पहला रीजनिंग का सवाल है साथियों, कह रहे हैं कि सबसे पहले 7 है, उसके बाद 13 आ गया है, उसके बाद 25 आ गया है, उसके बाद साथियों 43 है और आपको बताने कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 97 आना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगा है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए यहाँ पर 7 से 13 हुआ है तो मैं कहूँगा यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है, 13 से यहाँ पर 25 हुआ है तो साथियों 12 बढ़ाया गया है, 25 से यहाँ पर 43 हुआ है तो कितना बढ़ा है साथियों 18 बढ़ा है, बिल्कुल 18 बढ़ा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, देखिए ये 6 का पहाड़ आपको नहीं लग रहा है, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18, तो 6 चौक 24 यानी कि 24 यहाँ पर आएगा, यानी कि 43 में 24 हमें जोड़ना होगा। 43 में हमने यहाँ पर 24 जोड़ दिया तो 7 और 6 यानी कि 67 67 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए हमें देखना है कि ये सवाल आंसर हमारा सही या नहीं सही है। यहाँ पर 6 12 18 24 और फिर 30 आना चाहिए, तो क्या 67 और 30 97 होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल 67 और 30 97 होता है। अब मैं 100% कह सकता हूं कि हमारा आंसर 67 ही होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इन अक्षर समूह में से यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताने के सबसे अलग कौन सा है, सबसे असंगत कौन सा है या सबसे विषम कौन सा है, आप लोग बताइए। देखिए ये लिखा हुआ HOT, ये लिखा है LIP, ये लिखा है MRF, ये लिखा है POD। तो मैंने जब चारों ऑप्शन को एक एक पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यहां पर देखिए एक वॉवल है O, यहां पर I एक वॉवल है, यहां पर कोई वॉवल नहीं है और यहां पर भी एक वॉवल O है। तो मैं कहूंगा यहां पर सारे के सारे साथियों कॉन्सोनेंट हैं, एक भी वॉवल नहीं है, लेकिन इसमें भी और इसमें भी एक एक वॉवल था। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C वाला होगा और ऑप्शन नंबर C वाला होगा। तो वही आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि KLMNOP और Q एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द की ओर, ठीक है, इर्द गिर्द मेज की ओर पीट करके बैठे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा अलग है, मेज की केंद्र की तरफ नहीं बैठे, मेज की केंद्र से पीट करके बैठे। तो एक गोला हम मेज बना लेते, गोल में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए और सबका मुंह पता किधर है, सबका मुंह साथियों बाहर की तरफ है। सबका मुंह किस तरफ है साथियों, बाहर की तरफ है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो दायां हाथ होता है ना, दायां हाथ साथियों ये कौन सा हाथ होता है, ये आपका सीधा हाथ होता है। और जो बायां हाथ होता है ना, बायां अगर कहा जाए तो बायां हाथ आपका उल्टा हाथ कहलाएगा। तो ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इस सवाल को साथियों देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि आर जो है ना, आर ये एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अगर हम साथियों मान लीजिए एम को यहां पर बैठा लें तो एम का बायां किधर होगा, जाहिर सी बात है साथियों एम इधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ, तो जाहिर सी बात है एम का बायां ये होगा। तो एम के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, आर बैठा है, तो आर यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जो पी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अब देखिए आर की बात चल रही है, जो का मतलब पता क्या होता है, जो यहां पर दूसरे वाला है ना, आर की बात नहीं चल रही है, जो यहां पर का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला है एम, यानी कि एम के बाईं ओर, ठीक है, जो पी है ना, पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम बैठा है। तो पी की अगर साथियों हम बात करें या अगर हम बात करें, ठीक है, एम जो बैठा है ना, एम ये पी के बाईं ओर, तो पी साथियों यहीं पर ही तो बैठेगा, तभी तो पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एम होगा, पी भी बैठ गया। उसके बाद देखिए पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर के बैठा है, तो पी का, ठीक है, दायां किधर हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि के आपका यहां पर बैठ गया, ये भी हो गया। अच्छा ये चीजें मैं हटा देता हूं, ये हो सकता आपको और कंफ्यूज कर रही हूं, देखिए ठीक है। चलिए अब अगर बात करें उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एल और एन के बीच में क्यू बैठा है। तो एल और एन कहाँ है, कुछ मैचिंग मिल रही है, नहीं, एल और एन नहीं मिल रही है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आर जो है ना, आर ये एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आर जो है ना, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे, ये भी नहीं हम लगा सकते हैं कहाँ पर रखना है। चलिए तो एक बार देखिए ये हो गया है, कह रहे हैं कि उसके बाद कह रहे हैं कि क्यू एल और एन के बीच में बैठा है। जो क्यू बैठा है ना, क्यू साथियों ये एन और एल के बीच में बैठा है। अब देखिए
मैं कहूंगा साथियों यहां पर हम नहीं बैठा सकते, अगर हम यहीं पर ही बैठा सकते क्यू को, क्यू एल और एन के बीच में बैठा है, अगर हम साथियों एल यहां पर बैठा ले, एन यहां पर बैठा ले, ये भी हो सकता है कि एल यहां पर हो, एन यहां पर हो, लेकिन हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं अगर ठीक, वरना साथियों एल को यहां बैठा देंगे, एन को यहां पर बैठा देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो है ना, आर कहां पर है, आर एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि एल का 1 और 2, बिल्कुल साथियों एल के दाएं दूसरे स्थान पर ही आर बैठा है। अब बचा कौन साथियों, ओ बचा, ओ यहां पर आ जाएगा। 8 लोग थे, आपने ऑटो को बैठा दिया। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि एम और पी के बीच में कौन बैठा है, तो साथियों एम और पी के बीच में कौन बैठा है, मैं कहूंगा ओ बैठा है, तो ओ आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए बढ़िया सवाल था साथियों, ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि यदि ए का अर्थ है प्लस, यानी कि ए जहां पर आपको देखने को मिले वहां पर आपको प्लस लिख देना है, और बी की अगर बात करें साथियों, बी की यहां पर अगर बात की गई वो माइनस के बारे में, यानी कि बी जहां पर दिखे माइनस कर देना, और सी का अर्थ है साथियों गुणा, सी का मतलब गुणा हो जाएगा, और बचा डी, डी का मतलब साथियों भाग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना, देखिए 50 लिखा है ना, तो 50 और 19 लिखा है, 19 लिख दिया, और ब्रैकेट में साथियों 36 और 2 लिख दिया। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर 3 आ गया, 15 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 10, और यहाँ पर 5 आ गया। देखिए डी का मतलब भाग है तो भाग लिख दिया, ए का मतलब प्लस है तो प्लस लिख दिया, ए का मतलब प्लस है। सी की बात करें, सी का मतलब गुणा है, गुणा आ गया, डी का मतलब भाग है, भाग आ गया, और बी का मतलब क्या है माइनस है, और ए का मतलब प्लस है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना, देखिए 36 भाग 2 है, यानी कि 2 की अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, बिल्कुल 18 आ गया। 18 और 3 कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा साथियों 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 डायरेक्ट लिख ले, स्टेप को कम करने के लिए 54 आ गया, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ गया साथियों 54 आ गया। माइनस इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा साथियों 69 आ जाएगा। उसके बाद साथियों ये आपका प्लस आ गया, ये 15 आ गया प्लस, और 5 दूना 10, यानी कि 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। 69 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा, मैं कहूँगा साथियों 5, और यहाँ पर 1 बच गया। ठीक, और ये आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इन दोनों को जरा जोड़िए और मुझे बताइए कि कितना आपका आंसर आ सकता है। मैं कहूंगा 32 हमारा आंसर आ सकता है, और 32 हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए एक ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जाएगा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। यानी कि यहां पर जो संबंध है ना, आपको बताएं इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वही संबंध है। जैसे कि 64 से 51 हुआ है, 51 से यहां पर 38 हुआ है, वही संबंध आपको यहां पर बताने। देखिए सबसे पहले हमें खोजना होगा कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा है, सबसे पहले हमें यह देखना होगा। देखिए अगर हम 64 में कितना माइनस करें कि 51 बन जाए, मैं कहूंगा 13 माइनस कर दीजिए। हम 51 में कितना माइनस करें, मैं कहूंगा फिर 13 माइनस कर दीजिए, 38 बन जाएगा। तो क्या 45 में 45 से 54, इसमें तो प्लस हुआ इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी साथियों क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्या हुआ है साथियों, इसमें हाँ माइनस हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें एक तरीके से माइनस हुआ है, और इसमें भी माइनस हुआ है। देखिए इसमें -6 हुआ है, और इसमें कितना हुआ है, इसमें भी साथियों -6 हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसकी अगर इसमें प्लस हुआ ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए इसमें अगर माइनस हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भी माइनस होना चाहिए। ठीक है, और माइनस वाला हमें मिल गया -6 भले -13 ना हो, लेकिन माइनस माइनस तो है, इसमें तो प्लस प्लस में जा रहा था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखिए कह रहे कि शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित है। अब देखिए आपको बताना है ऐसा, देखिए मक्का चावल भोजन ये होगा, चमेली फूल अंडे ये होगा, पानी द्रव रस ये होगा, गुलाबी कुमुदनी फूल ये होगा। आपको सातों यहां पर बताना। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है चमेली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साथियों फूल के ये मान लीजिए फूल हो गए और फूलों के अंदर चमेली आ गई, लेकिन अंडा चमेली और अंडा फूल का कोई संबंध नहीं। तो साथियों ऐसा कहां पर बना है, ऐसा यही तो साथियों बना है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे सटीक साथियों बनेगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसको साथियों मैं बड़ा कर दूं, बड़ा कर देता हूं।
चलिए ये लीजिए बड़ा कर दिया, और इसको एक काम करता हूँ साथियों, इसको और अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूँ। देखिए इसकी अगर बात करें ये टी है, क्या है साथियों, ये टी है। इसकी अगर बात करें साथियों ये क्या है, ये पी है। ये टी हो गया, ये पी हो गया। इसकी अगर बात करें ये साथियों क्यू है, क्या है, क्यू है। और ये क्या हो गया, ये एस हो गया, ये एस हो गया, और ये यू हो गया, और ये साथियों आर हो गया। इतनी बात क्लियर। अब सवाल को देखिए जरा, और पूछा क्या जा रहा है ये जरा मुझे बताइए। क्या कहा जा रहा है साथियों, देखिए ये क्या आ गया, चमेली का फूल जब एक आठ खंदा, ठीक है। अच्छा यहां से सवाल हो सके, इस निर्मित घन में अक्षरों, ये सवाल हो सकता है टाइपिंग गलत हो गई, यहां सवाल शुरू होता है। इस प्रकार निर्मित घन में अक्षरों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। यानी कि क्या एस और आर विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। एस कहां पर, देखिए एस का विपरीत तो टी होना चाहिए, लेकिन एस का विपरीत आर बताया जो कि गलत है। P का विपरीत Q हो सकता है साथियों। देखिए P का विपरीत पता क्या होगा, P का विपरीत ये हो जाएगा R, लेकिन P का विपरीत Q बताया गया जो कि गलत है। Q का विपरीत U हो सकता है क्या, देखिए जरा Q का विपरीत U हो सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल Q का विपरीत O ही हो सकता है। और U का विपरीत T होगा, देखिए जरा U का विपरीत T नहीं होगा, U का विपरीत साथियों Q होगा। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। देखिए एक को छोड़ का विपरीत होता है, टी का विपरीत एस, और एक को छोड़ा क्यू का विपरीत यू, और बचा आर, आर का विपरीत पी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का। यानी कि कुल्हाड़ी का काम होता है काटने का, छलनी का काम क्या, छानने का होता है, पकड़ने का होता है, लौ का होता है, पीसने का होता है। तो मैं कहूंगा छलनी का काम छानने का होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, नंबर सीरीज वाला ये सवाल है। 27 है, उसके बाद साथियों 32 है, उसके बाद यहाँ पर 42 है, उसके बाद 57 आ गया है, और उसके बाद 77 आ गया है। फिर आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आपका आएगा। देखिए अब आपको यहाँ पर लॉजिक पहचानना है कि आखिर इसमें क्या लॉजिक लगा है। देखिए ये जाहिर सी बात है, 27 से 32 हुआ है तो मैं कहूंगा 5 यहां पर बढ़ाया गया है। ये 32 से 42 हुआ है तो मैं कहूंगा 10 यहां पर बढ़ाया गया है। 42 से 57 हुआ है तो साथियों 15 यहां पर बढ़ाया गया है। 57 से 77 हुआ है तो 20 बढ़ाया गया है। तो बच्चा बता देगा कि अब यहां पर 25 नंबर आएगा। तो साथियों 77 और 25 कितना होता है देख लीजिए आप लोग। मैं कहूंगा क्या 102 होता है। 102 अगर ऑप्शन में है तो 102 ही होगा। यानी कि बिल्कुल साथियों 102 ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, सवाल को बताइए राइट आंसर। कथन है और निष्कर्ष है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है साथियों कुछ ट्रॉली बैग हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये ट्रॉली हो गई। क्या हो गई, ये ट्रॉली हो गई। और कुछ ट्रॉली बैग हैं तो मान लेते हैं साथियों कुछ ट्रॉली, ठीक है, कुछ ट्रॉली, अच्छा कुछ ट्रॉली बैग, ठीक है, पैक हैं। चलिए बैग पैक हैं, तो कुछ ट्रॉली बैग क्या हो जाएंगे साथियों, बैग, ठीक है, बैग पैक हो जाएंगे। ये हमने लिख लिया। कुछ बैग पैक सूटकेस हो जाएंगे। तो मान लेते हैं साथियों क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि कुछ बैकपैक, तो कुछ बैकपैक आपके क्या हो गए साथियों, सूटकेस हो गए। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके यहाँ पर सूटकेस हो गए। ये भी की बात क्लियर है। उसके बाद कह रहे कि सभी सूटकेस बैग हैं। तो ये सभी के सभी सूटकेस क्या हो गए साथियों, एक तरीके से बैग हो गए, यहाँ पर कहा गया है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। कहने के कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं। बिल्कुल साथियों कुछ इतने बैकपैक क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बैग वाला ये यहाँ से आया है, यहाँ से, तो ये तो सही हो जाएगा। कुछ बैग सूटकेस हैं, बैग कहाँ पर है, बैग आपके ये वाला है। कुछ बैकपैक सूटकेस है, बिल्कुल साथियों कुछ बैकपैक जरूर सूटकेस होंगे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्योंकि सभी सूटकेस जो है ना वो बैग हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बैग सूटकेस जरूर होंगे। तो मैं कहूंगा कि ए और बी यानी कि एक भी सही है और दो भी सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो मैथ के क्वेश्चंस की अगर बात करें साथियों, कह रहे कि 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले एक कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है।
तो साथियों अगर इस टाइप का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं साथियों। जो दो संख्याएं होंगी इनका आपको HCF ज्ञात करना होगा। क्या इनका आपको, यानी कि 15 का साथियों, और यहां पर अगर 12 की बात करें तो साथियों HCF इनका कितना होगा मैं आपको बतला देता हूं साथियों। 15 हो गया और ये आपका 12 हो गया। 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 आपका आ जाएगा। अब नहीं कटेगा क्योंकि इसको कट करने के लिए एक अलग नंबर और इसको कट करने के लिए एक अलग नंबर लेना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि 15 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कहा गया है न्यूनतम टाइल्स की संख्या आपसे यहां पर कहेगी, न्यूनतम टाइल्स की संख्या कही गई आपसे। तो मैं कहूंगा न्यूनतम टाइल्स की संख्या का एक तरीके से अगर आपको निकालना है, न्यूनतम टाइल्स की संख्या अगर आपको निकालना है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपको चाहिए होगा। क्या कमरे के, एक सेकेंड, कमरे के, ठीक है, कमरे के फर्श का आपको क्षेत्रफल चाहिए होगा और उसके अलावा आपको एक टाइल्स का क्षेत्रफल चाहिए होगा। क्या साथियों, एक टाइल्स का आपको क्षेत्रफल चाहिए होगा। चलिए ये बात क्लियर है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है साथियों, ये 15 और 12 यानी कि 15 गुणा 12 ये कमरे के फर्श का क्षेत्रफल हो गया। और एक टाइल्स का अगर बात करें तो 3 आ जाएगी, यानी कि 3 गुणा 3 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात कर लो, आपको साथियों संख्या मालूम पड़ जाएगी, यानी कि इस फर्श को पक्का करने के लिए वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसको कट करें 3 पंजे 15, इसको कट करें 3 चौक 12, दोनों की गुणा करा दो यानी कि 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों कि वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 20 होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी, ठीक है, करने में कितना समय लगेगा, यानी कि कितने मिनट लगेंगे, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, आपको चाल कितनी दी गई है, चाल आपको दी गई है साथियों 26 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहां पर सब कुछ मिनट में है, मीटर प्रति सेकंड तो नहीं कह सकते, लेकिन मिनट में यहां पर है। तो अगर हम चाल साथियों एक तरीके से निकालें, ठीक है, चाल निकाले, ठीक है, मीटर प्रति मिनट में अगर हम साथियों चाल निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 26 की गुणा कर देंगे 1000 से, ठीक है, और साथियों भाग कर देंगे 60 से, यानी कि 60 मिनट में निकालने ना 60 से कर देंगे। इसको अगर कट करते हैं साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका 2 तियां हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 50 आपका आ गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब 26 पंजे की अगर बात करते हैं तो 26 पंजे आपका कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 130 हो जाएगा ना, हाँ 130 हो जाएगा, 130 और ये आपका 0 आ गया और बटे में क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो ये क्या निकला, ये आपका साथियों मीटर प्रति, ठीक है, मीटर प्रति मिनट आपका निकल गई, ये चाल हो गई, ये आपकी चाल निकल आई है मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1300/3 मीटर प्रति मिनट ये आपकी चाल निकल आई है। तो अब साथियों समय आपसे पूछा जा रहा है, मिनट आपसे पूछा जा रहा है ना, यानी कि समय आपसे पूछा जा रहा है। समय बराबर क्या होता है साथियों, दूरी बटे चाल होता है। क्या, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो आपको दी गई है, कितनी है दूरी, 1950 मीटर है। चाल की अगर बात करें, चाल भी आपको दी गई, कितनी दी गई है साथियों, 1300, ठीक है, 1300 और बटे जो यहां पर 3 आएगा, वो 3 यह ना करके ये ऊपर चला जाएगा 3 और यहां से साथियों आप हटा दीजिए। चलिए ये बात भी क्लियर है। अब अगर बात करें साथियों इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। 5 से कट करें, 5 3 आपका 15 हो जाएगा, 5 3 45 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 6 आपका 30 हो जाएगा। ये बात क्लियर, बिल्कुल इतनी बात क्लियर। 13 दूना 26 हो गया और 13 तिया आपका 39 हो गया, 3 आ गया, ये आपका 3 तिया 9/2 आ गया। इसको कट करेंगे तो मैं कहूंगा कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी कि 4.5 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, कितने मिनट लगेंगे, 4.5 मिनट लगेंगे। और 4.5 मिनट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो साथियों ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अब ये थोड़ा सा दिक्कत साथियों दे रहा है, इसलिए इसको स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि सही तरीके से वो क्वेश्चंस टाइप नहीं था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 2 व्यक्ति, ठीक है, पी और क्यू की आयु कितनी है, 5:7 है, ठीक है, यानी कि इनकी अगर आयु हम मान लेते हैं, एक की 5x है
और फिर उसके बाद साथियों कितनी है, मान लीजिए दूसरे की 7x है, कह रहे कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष, अच्छा 8 वर्ष पहले कह रहे हैं कि P और Q की आयु का अनुपात इतना था। यानी कि अगर हम इसमें से 8 वर्ष पहले की बात करें, ठीक है, तो ये 8 वर्ष पहले हो गया, 8 वर्ष पहले हो गया, तो इनकी आयु का अनुपात कितना था, 7:13 था, ये हो गया। तो P और Q की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि आपको यहां से तो x का मान निकालना है और फिर ये 5x रहा, ये 7x रहा, दोनों की आयु पता चल जाएगी। x का मान तो निकालिए साथियों, तो 13 की 5x से कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि बराबर लगा हुआ है, तो 13 पंजे आपका क्या हो गया 65x और 13 अट्ठे 104 होता है, बराबर 7 सत्ते 49x हो जाएगा और 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। अब ये 65x हो गया, ठीक है, ये बराबर के उधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 49x, बराबर आपका कितना एक तरीके से हो जाएगा, ये 104 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अभी माइनस का है और ये आ गया। तो 65x में से साथियों 65x में से 49x जाएगा तो मैं कहूंगा 16x बचेगा और बराबर 104 में से साथियों अगर ये जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 क्या, तो यहां पर साथियों 8 आ गया आपका, ये 9 में से तो ये 4 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48/16 आ जाएगा, 16 कम 16, 16 3 48 हो जाएगा, यानी कि x बराबर तो निकला है 3। तो अब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि दोनों की वर्तमान आयु 5x अनुपात 7x थी। तो जब x बराबर 3 है तो 5x कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 यानी कि 15 हो गया और 7x यानी कि 7 गुणा 3 7 21 हो गया। तो मैं कहूंगा 15 वर्ष और 21 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल देखिए जो कि आपकी स्क्रीन पर है और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है ये साथियों। कौन सा सवाल है, अंतिम सवाल है आज की इस वीडियो का। देखिए साथियों कह रहे कि एक संख्या है 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दिया जाए ताकि यह 3 से 4 से 5 से और 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ये आपको बताना। देखिए अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लेना, यानी कि 3 का 4 का 5 का और 6 का आपको क्या ज्ञात करना है, आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना। देखिए 2 से कट करिए, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूना 4, 5 ऐसे ही आ गया, 3 आ गया, 2 से कट करेंगे, ये 2 आपका कट जाएगा, ठीक है। और अब साथियों 3 से कट करेंगे तो ये और ये कट गया, 5 से कट करेंगे ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 आ गया, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम साथियों 60 आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगला जवाब साथियों, अगला स्टेप आपका क्या होगा, मैं कहूंगा इससे इसको विभाजित कीजिए, ठीक है, इससे इसको विभाजित कीजिए। तो साथियों हम ट्राई करते हैं, ये काम भी करते हैं। 2483 यहां पर हो जाएगा, देखिए तो 60, देखिए 6 चौक 24 लग रहा है ना ये, तो अगर 60 की गुणा 4 से करते हैं तो 240 आता है, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ये 83 हो गया, 60 एकम 60 हो गया, ये आप तो अब घटाते हैं साथियों 3 आ जाएगा और यहाँ पर 23 आ गया। तो मैं अब देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें, अब थोड़ा सा देखने क्या सवाल में पूछा गया था कि 2483 में से किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दिया जाए ताकि यह साथियों किससे 3 से 4 से 5 से और 6 से पूरी तरीके से यहां पर विभाजित हो जाए। तो अगर हम साथियों क्या 60 की गुणा 42 से डायरेक्ट कर दें, क्योंकि 23 तो फालतू में निकला, तो 60 की गुणा साथियों जरा अगर आप 42 से करेंगे, 42 से क्यों, क्योंकि 41 से कर रहे हैं तो पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, 42 से कर दीजिए साथियों, 42 की गुणा 6 से कर दीजिए। बात तो है कि 6 दूना 12 हो गया, 6 चौक 24 और आपका एक 25 हो गया, 0 आ गया। अब इस 2483 को इसमें से घटा दीजिए, 2483 को इसमें से घटा दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये फिर आपका 51 हो जाएगा, यहां पर साथियों 3 आ जाएगा और बस तो 37 आ गया, यानी कि 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो इस टाइप से आप कर लोगे तो मुझे क्या आपका बहुत अच्छे तरीके से साथियों यहां पर हो जाएगा। चलिए तो साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों आरआरबी टेक्नीशियन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो देखिए सबसे पहली बार अगर करते हैं तो टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसको साथियों ले सकते हैं। क्या आप इसको ले सकते हैं? उसके अलावा साथियों आरआरबी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। प्लेलिस्ट का लिंक बिल्कुल साथियों फ्री है। उस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगे। मैं कहूंगा इन वीडियोस को अपने एग्जाम से पहले एक एक करके साथियों जरूर देख लीजिएगा। मैं कहूंगा आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन करिए, ठीक है, वहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। चलिए तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।